एक दिन मिथिला नरेश के दरबार में एक साधु आया। नरेश ने उनकी आवभगत की, श्रद्धा से कर जोड़े, आशीष ग्रहण किया। साधु ने बताया कि वह चारों धाम का भ्रमण करके लौटा है। मिथिला में अपने यजमानों को प्रसाद बांटता हुआ महाराज के पास उन्हें और उनके दरबारियों को प्रसाद देने की इच्छा से वह वहां आया है। प्रसाद वितरण तक ही वह वहां रुकेगा, उसके बाद विदा हो जाएगा। साधु ने महाराज को अपनी थैली से निकालकर 4 बताशे दिए और कहा, राजन, ये 4 बताशे चारों धाम के प्रसाद हैं। इनका समान वितरण यहाँ दरबारियों के बीच होना चाहिए। हाँ, ध्यान रहे कि प्रसाद सबसे पहले आप ही ग्रहण करेंगे। महाराज विस्मित भाव से अपनी तलहथी पर पड़े 4 बतासों को थोड़ी देर तक देखते रहे, फिर उन्होंने अपने दरबारियों की तरफ देखा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन 4 बताशों का सभी दरबारियों के बीच समान वितरण कैसे हो सकता है। अंततः उन्होंने एक वृद्ध दरबारी को बुलाकर चारों बताशे दिए और बोले, आप बुजुर्ग हैं, आप ही इन बताशों का समान विवरण करें। वह दरबारी कुछ कह नहीं पाया। उसकी भी स्थिति महाराज जैसी ही थी। जिस तरह महाराज की समझ में कुछ नहीं आया था, उसी तरह इस वृद्ध दरबारी की समझ में कुछ नहीं आया कि आखिर कैसे इन 4 बताशों को सभी दरबारियों के बीच बराबर बराबर बांटा जाए। थोड़ी देर मौन रहने के बाद साहस करके उस वृद्ध दरबारी ने महाराज से कहा, महाराज, मुझे ऐसी युक्ति स्मरण नहीं जिससे इन 4 बताशों को सभी दरबारियों में बराबर बराबर बांटा जा सके। महाराज, मुझे क्षमा करें और यह कार्य किसी अन्य को सौंप दें। महाराज ने कई दरबारियों को बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी दरबारी इस काम के लिए राजी नहीं हुआ। दरबार में बैठा काना नाई, जो गोनू झा से बैर भाव रखता था, हठात अपने आसन से उठा और महाराज से कहने लगा, महाराज, यह कार्य इस दरबार में केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वह और कोई नहीं, हमारे दरबार के सबसे गुणी व्यक्ति गोनू झा जी है। आप यह कार्य उन्हें सौंपे, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। महाराज काना नाई की कुटिलता भाप गए। गोनू झा ने भी समझ लिया कि काना नाई ने इस कार्य को असंभव मानकर उन्हें नीचा दिखाने के लिए उनके नाम का प्रस्ताव किया है। इस बात को भांपते ही गोनू झा के होठों पर मुस्कान तैर गई। महाराज ने गोनू झा की तरफ देखा ही था कि गोनू झा अपने आसन से उठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, जी हाँ महाराज, मैं इस प्रसाद का सभी दरबारियों में समान वितरण करूंगा। आप आदेश दें। महाराज ने उन्हें बुलाकर बताशे दे दिए। गोनू झा ने श्रद्धापूर्वक अपनी अंजुरी में बताशे लिए और महाराज से विनीत स्वरों में बोले, महाराज, कृपा कर एक माठ मिट्टी का बड़ा घड़ा जल, दरबार में उपस्थित लोगों की गणना के बराबर मिट्टी के कुल्हड़, 1 बोतल गुलाब जल और 1 पसेरी चीनी की व्यवस्था यथाशीघ्र करवा दे। गोनू झा की मांग तत्काल पूरी करने का निर्देश महाराज ने दे दिया। थोड़ी ही देर में सारी वस्तुएं दरबार में आ गई। गोनू झा ने चीनी पानी से भरे माठ में डाल दिया। फिर उसमें गुलाब जल की बोतल खोलकर सारा गुलाब जल उड़ेल दिया। फिर उन्होंने एक करछुल की मांग की। करछुल भी आया। एक आदमी को गोनू झा ने माठ के पानी में डाले गए चीनी को हिलाकर पानी में घुलाने का निर्देश दिया।
दरबारीगण आंखें फाड़े सारी गतिविधियां देख रहे थे। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि गोनू झा आखिर करना क्या चाहते हैं। थोड़ी देर तक दरबारियों की विस्मित निगाहों का गोनू झा आनंद उठाते रहे। अंत में उन्होंने अपने हाथ से चारों बताशे को एक एक कर पानी में डाल दिया और ऊंची आवाज में बोले, महाराज, अब यह पूरा माठ बताशे के शरबत से भरा हुआ है और शरबत केवल शरबत न माना जाए। यह चारों धाम का प्रसाद है। अपने दोनों हाथों में एक एक कुल्हड़ शरबत लेकर गोनू झा महाराज के पास आए और बोले, साधु महाराज की आज्ञा के अनुसार सबसे पहले प्रसाद आप ग्रहण करें। दूसरा कुल्हड़ उन्होंने साधु की ओर बढ़ाया और बोले, आप इस राज्य के शुभ की कामना रखते हैं, तभी महाराज को प्रसाद देने के लिए पधारे। आप हमारे अतिथि हैं देवता समान, इसलिए यह प्रसाद आप भी ग्रहण करें। इसके बाद समस्त दरबारियों में कुल्हड़ में शरबत बांटा गया। गोनू झा ने भी शरबत पिया। अभी शरबत पीने पिलाने का दौर चल ही रहा था कि साधु अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बोला, राजन, जिस राज्य में ऐसा गुणी आदमी मौजूद है, उस राज्य में हमेशा श्रीवृद्धि होती रहेगी। साधु आशीष देता हुआ वहां से चला गया। दरबारी मुक्त कंठ से गोनू झा की प्रशंसा कर रहे थे और काना नाई जल भुनकर खाक हुआ जा रहा था। मिथिला नरेश की सभा में उनके बचपन का मित्र परदेश आया था। नरेश उन्हें अपने अतिथि कक्ष में ले गए। उन्होंने अपने मित्र की खूब आवभगत की। अचानक मित्र की नजर दीवार पर लगे एक चित्र पर गई। चित्र खरबूजे का था। मित्र बोला, कितने सुंदर खरबूजे हैं। वर्षों से खरबूजे खाने को क्या देखने को भी नहीं मिले। अगले दिन मित्र ने यही बात दरबार में दोहरा दी। मिथिला नरेश ने दरबारियों की तरफ देखकर कहा, क्या अतिथि की यह मामूली सी इच्छा भी पूरी नहीं की जा सकती? सारे दरबारी, मंत्री, पुरोहित खरबूजे की खोज में लग गए। बाजार का कोना कोना छान मारा। गांवों में भी जा पहुंचे। गांव वाले उनकी बात सुनकर हंसते कि इस सर्दी के मौसम में खरबूजे कहाँ। जब सब थक गए तो एक दरबारी ने व्यंग्य से कहा, महाराज, अतिथि की इच्छा गोनू झा ही पूरी कर सकते हैं। सच है, इनके खेतों में इन दिनों भी बहुत सारे रसीले खरबूजे लगे हैं। मिथिला नरेश ने गोनू झा की तरफ देखा। नरेश की आज्ञा मानते हुए गोनू झा ने कुछ दिन का समय मांगा, फिर कुछ उपाय सोचते हुए दरबार से चले गए। कई दिन बीतने पर भी गोनू झा दरबार में नहीं आए। पुरोहित ने कहा, कहीं डरकर गोनू झा राज्य छोड़कर तो नहीं चले गए। एक सुबह जब मिथिला नरेश अपने मित्र के साथ बाग में टहल रहे थे तो गोनू झा कई सेवकों के साथ आए। सबने मिथिला नरेश को प्रणाम किया। सेवकों के साथ लाए टोकने जमीन पर रख दिए। उसमें खरबूजे थे। यह देख नरेश खुश हो उठे। उनके मित्र ने कहा कि आज वर्षों बाद इतने अच्छे खरबूजे देख रहा हूँ। मिथिला नरेश ने सेवकों से छुरी और थाली लाने को कहा तो गोनू झा बोले, क्षमा करे महाराज, हमारे अतिथि ने कहा था कि वर्षों से खरबूजे नहीं देखे, इसलिए ये खरबूजे खाने के लिए नहीं, देखने के लिए हैं। ये मिट्टी के बने हैं। नरेश सहित सभी दरबारी गोनू झा की चतुराई पर दंग रह गए।
गोनू झा की चतुराई पर मित्र भी जोर से हंसा। वाह गोनू झा, समझो हमने खरबूजे देखे ही नहीं, खा भी लिए। मिथिला नरेश ने गोनू झा को उसकी चतुराई के लिए ढेर सारा इनाम देते हुए उसको शाबाशी दी कि तुम सचमुच इस दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम्हारी सूझबूझ से आज मेरे मित्र की इच्छा पूरी हो सकी।